हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर हिस्ट्री 2, यानी सेमेस्टर 2 के लिए है, 2024-28 सेशन वालों के लिए, जिसमें आप लोगों का 75 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोग के यूनिवर्सिटी में होगा। तो आप देख सकते हैं मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूँ। पहला पार्ट में यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ, और यूनिट 3 और 4 पार्ट 2 में होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? सुशांत पढ़ना है, बैक्ट्रियंस पढ़ना है, ग्रीक पढ़ना है, साइक्निस पढ़ना है। बैक्ट्रियन मतलब क्या होता है? यूनानी। कुशांस कुशांस पॉलिटी यानी कुशांस का राजनीतिक पढ़ना है। रिलीजन एंड कल्चर पढ़ना है, धार्मिक एंड संस्कृति। इमरजेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म पढ़ना है। जो महायान बुद्ध जो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान का इमरजेंसी पढ़ना है। वज्रयान पढ़ना है। पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ना है। और यूनिट 2 में है शतावसन शतावसन और शतावसन का राजनीति पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, भूमि व्यवस्था पढ़ना है। और दूसरा है संगम पॉलिटी, यानी संगम की राजनीति कैसे करते थे। और तीसरा पढ़ना है संगम एज, संगम काल की सामाजिक स्थिति, लिटरेचर, साक्षरता एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, स्थापत्य कला संस्कृति के बारे में। यूनिट 3 और 4 अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूनिट 3 और मैंने 30-25 MCQ लिए हैं, मोस्ट VBI 4 यूनिट से मिलाकर। यही क्वेश्चन आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा उसी में आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, तो 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ मैंने लिया है। ये क्वेश्चन 2023-27 में आया था, जो आप लोगों के सीनियर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? तो पुष्यमित्र शुंग है। ये क्वेश्चन 2023-27 में आया है, देख लीजिएगा आप लोग। बैक्ट्रियन, यहाँ देख सकते हैं बैक्ट्रियन यूनानी शासक कौन था? तो कौन था? डेमेट्रियस था। कनिष्क था कुषाण वंश का। चंद्रगुप्त था मौर्य वंश। और ये भी अशोक भी मौर्य वंश का था। तो आंसर ए हो जाएगा। शक भारत के किस नाम से जाने जाते हैं? तो शक भारत के किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर शक ही होगा। यहाँ क्वेश्चन है 4 नंबर। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सी नंबर होगा कनिष्क। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, आप लोगों को पता है। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, और कहाँ हुआ था आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महायान बौद्ध धर्म के विकास का मुख्य काल कौन सा था? तो महायान बौद्ध धर्म के विकास का मुख्य काल, आंसर सी नंबर होगा, कुषाण काल था। ये आपके जो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव जहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन लिया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? सातवाहन का वंश का संस्थापक ए नंबर सिमुक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सातवाहन प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सातवाहन प्रशासन की प्रमुख विशेषता बी नंबर भूमि अनुदान था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगम साहित्य किस भाषा में है? तो संगम साहित्य किस भाषा में है? आंसर हो जाएगा सी नंबर तमिल भाषा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगम काल के प्रमुख राजनीति इकाई क्या? तो क्या इकाई प्रमुख इकाई थी? आंसर हो जाएगा डी नंबर राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगम युग का प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो संगम युग का प्रसिद्ध रचना बी नंबर शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम किसने लिखा है? तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, क्या होगा? श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किसमें है? तो किसमें है? प्रयागप्रस्थी। प्रयागप्रस्थी किसने लिखा है? हरिसेन ने, जो इसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? तो गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, स्वर्ण युग। आप लोग पढ़े भी होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नाम से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये नंबर विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षवर्धन की राजधानी नगर कहाँ था? यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में। भारतीय सामंतवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सामंतवाद की मुख्य विशेषता बी नंबर हो जाएगा, भूमि अनुदान। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरोपीय और भारतीय सामंतवाद का मुख्य अंतर क्या था? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, भूमि स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस काल में महिलाओं यानी सामंत काल में महिलाओं की कैसी स्थिति थी? सी नंबर, अत्यंत स्वतंत्र। ओ सॉरी, गिरती हुई, यानी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था? तो प्रमुख कर कौन था? ए नंबर, भाग। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, इन आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 19 नंबर स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? प्रमुख माध्यम इनमें सभी थे, वस्तु विनिमय यानी सामान के बदले सामान, सोने के सिक्के ये भी चलते थे, और चांदी के सिक्के ये भी थे। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5 आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा 15 नंबर, 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, और 15 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने सब 15 नंबर करके लिया, ताकि कैसा भी क्वेश्चन बने आप लोग इजीली बना पाए। देखिए, अगर 15 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा, तो अगर 5 नंबर में 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा विस्तार से भी 5 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यूनिट 1 और यूनिट 2 आज कवर होगा। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, सुंग वंश का शासन, प्रशासन और ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2022-26 वाला में आया था, आप देखिएगा। लेकिन ये प्रशासन के बारे में नहीं पूछा था, सुंग वंश के शासन ऐतिहासिक का और ऐतिहासिक का महत्व का वर्णन कीजिए। आप देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात सुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य में था अशोक, बिंदुसार, यही सब। और लास्ट राजा मौर्य वंश का लास्ट राजा था वृहदत्त। 125 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र। वह अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त के सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त का सेनापति था। शुंग वंश का शासन मुख्यतः मगध, विदिशा और मध्य भारत तक सीमित रहा। यानी मगध में क्षेत्र में ही शासन करते थे मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं ये शुंग वंश भी मौर्य के बाद स्थापित मगध में ही शासन कर रहे थे, मगध में। यह काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक संक्रमण काल माना जाता है। राजनीतिक संक्रमण मतलब
हर यहाँ जो मगध क्षेत्र था वहाँ एक से एक वंश जा रही थी, एक वंश बहुत जल्द जल्द वंश परिवर्तन हो रहा था। शुंग शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी, यानी राजा के बल पर चलती थी शुंग शासन। राज्य राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो राजा सर्वोच्च अधिकारी था तथा प्रशासन में उसे अमात्यों, महामात्रों और सैन्य अधिकारियों की सहायता प्राप्त होती थी। उसके लिए सब सब मंत्री होते थे। मौर्य काल की तरह अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं रहा, बल्कि स्थानीय शासकों आगे बढ़ते हैं बल्कि स्थानीय शासकों और सामंतों की भूमिका बढ़ गई। जो स्थानीय शासक था और सामंत मतलब हो गया जो मंत्री और जो भूमि स्वामित्व, उन सब का भूमिका बढ़ गया, योगदान कर सकते हैं। सेना का विशेष महत्व था क्योंकि इस काल में यूनानी और शक आक्रमण होते रहे। इसी काल में यूनानी और शक आक्रमण होते थे मगध पर। धार्मिक दृष्टि से शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, यानी जो ब्राह्मण होता था उन सबको संरक्षण किए। पुष्य मित्र शुंग द्वारा अवैध अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है, जिसका वैदिक परंपराओं के पुनरुत्थान का संकेत मिलता है। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों में शुंगों पर बौद्ध विरोधी होने का आरोप लगाया है, यानी शुंगों को कहा गया था बौद्ध धर्म में कि यह बौद्ध धर्म के विरोधी थे, परंतु सांची और भरहुत जैसे बुद्ध स्तूपों का विकास इसके काल में हुआ। यानी जो यहाँ सांची का स्तूप था और भरहुत का स्तूप था, उसका विकास शुंग काल में ही हुआ था, जो धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या हो गया? दूसरे धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार। आगे अगला पॉइंट है, आर्थिक रूप से कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था शुंग वंश का। व्यापार भी निरंतर बनी रही। कला और स्थापत्य में स्तूप निर्माण, वैदिक और तोरण प्रमुख उपलब्धियां हैं। यानी जो स्तूप निर्माण कराया था वो कौन कौन था? वैदिक और तोरण का स्तूप। अगला पॉइंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से शुंग वंश ने मौर्य परंपराओं को आगे बढ़ाया और विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इस प्रकार शुंग काल की राजनीति स्थिरता, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी इजी हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं भारत में यूनानी को क्या कहा जाता है? बैक्ट्रियन इंग्लिश में। शासन की राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी सबका कौन कौन सी राजनीति में हो रहा था और सांस्कृतिक क्या क्या प्रचलन था उस काल में। तो मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम काल में बैक्ट्रियन यूनानी शासकों ने स्थापित हुआ। का शासन स्थापित हुआ। भारत में यूनानी शासन की शुरुआत डेमोट्रियस द्वारा की गई। जो यूनानी वंश की स्थापना किसने की? डेमोट्रियस। जबकि मिंडाडर, यानी इसी को मिलिंद कहा था, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो मिंडाडर था सबसे प्रसिद्ध शासक था बैक्ट्रियन से यूनानी वंश का। यद्यपि यूनानी शासन अधिक समय तक नहीं रहा, फिर भी इसका भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, राजनीतिक दृष्टि से यूनानी शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में एक संगठित प्रशासन स्थापना किया। उन्होंने छत्र प्रणाली अपनाई और स्थानीय शासकों के सहयोग से शासन किया। मिनांडर ने भारत के आंतरिक भागों तक सैन्य अभियान किए, जिससे भारत और पश्चिम बीच संपर्क हुआ। यानी जो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन बताएं? मिनांडर।
मिनांडर ने भारत के जो भी आंतरिक जगह थे, भारत के अंदर ही उन्होंने बहुत जगह पर आक्रमण किया, सैन्य अभियान मतलब वही, और बहुत क्षेत्र को विजित किया। सांस्कृतिक दृष्टि से यूनानी शासन का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ से दूसरा जो पूछा था, पहला राजनीतिक दृष्टि हो गया, आपकी सांस्कृतिक दृष्टि। गांधार कला का विकास यूनानी और भारतीय कला के समन्वय उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी जो गांधार कला था वो विकास यूनानी और भारतीय कला के समन्वय मतलब समतुल्य कह सकते हैं, बराबर उत्कृष्ट उदाहरण था। उत्कृष्ट मतलब होता है क्रिएटिविटी। इस से कला शैली में बुद्ध की मानव आकृति का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर बौद्ध कला की आधारशिला बनी। अगला पॉइंट है, आर्थिक क्षेत्र में यूनानियों में उन्नत मुद्रा प्रणाली विकसित की। स्वर्ण और रजत सिक्कों पर शासकों की मूर्तियां और लेख अंकित किए गए। इसमें जो शासक था, यूनानी शासक, उस सब में जो सिक्का बनाता था चांदी और सोना का, उसमें आप लोग अपना चित्र यानी वो मूर्तियों का चित्र अंकित किया, जिससे भारतीय सिक्का निर्माण का गहरा प्रभाव पड़ा। धार्मिक दृष्टि से मिनांडर का बौद्ध धर्म अपनाना उल्लेखनीय है। यानी मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागासेन और राजा मिलिंद का संवाद मिलते हैं। इस ग्रंथ में इस सब का संवाद मिलता है, नागासेन और राजा मिलिंद को ही मिनांडर कहते हैं। इस प्रकार यूनानी शासन ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, भारतीय सभ्यता को आंतरिक स्वरूप प्रदान किए। जैसा कि आप देख पाएंगे, क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ समाप्त हो गया। और तीसरा है कुषाण वंश। कुषाण शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर बताइए। कुषाण वंश मौर्योत्तर भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना कुडफिसेस ने की, परंतु कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। कुषाण साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक था। मध्य एशिया समझ रहे, मध्य एशिया चीन हो जाएगा, और उधर जो क्षेत्र हैं चीन के ऊपर क्षेत्र जो है वो सब पर वहाँ तक शासन किया। कुछ क्षेत्र विजित किए थे। कुषाण शासन पूर्णतः राजतंत्रात्मक था। यानी वहाँ राजा द्वारा शासन किया था। राजा को दैवीय शक्ति से युक्त माना जाता था। यानी राजा के पास ऐसा वहाँ माना जाता था कि दैवीय शक्ति, यानी कोई देव का शक्ति है या देवी शक्ति है। कनिष्क ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि की। यानी कनिष्क बताएं अपने से उपाधि धारण किया, जैसे कि मैं धारण कर लूँ, कुछ छोड़िए, जैसे कि मैं कोई उपाधि धारण कर लूँ, मुझे इस नाम से नहीं इस नाम से जाना जाए, तो इसलिए कनिष्क ने उपाधि धारण किया देवपुत्र। मैं देवपुत्र हूँ। प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था थी। यानी प्रांतों में बहुत प्रांत में बटे थे, जहाँ छत्रप और महाछत्रप नियुक्त किए जाते थे। यानी जो प्रांत में बटे थे वहाँ छत्रप और महाछत्रप नियुक्त किए जाते थे। स्थानीय प्रशासन में नगर प्रमुख और ग्राम अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आप लोगों को जो सबसे टफ पेपर क्या होता है आप लोगों का, MCTA। और आप लोग MCTA के बारे में शायद अभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सबसे टफ पेपर होता है और सबसे टफ एग्जाम अब की बार MCQ आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे MCQ आएगा, तो आप लोगों को इसकी तैयारी बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि यह पेपर सबसे टफ होता है। और इसका जो सिलेबस आप देखे होंगे, इसका सिलेबस भी बहुत टफ है, जिसमें क्या क्या मिला है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का जब सिलेबस देखिएगा, प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का है। क्लास 12 जैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड ले लें। और स्टैटिक्स का जब देखिएगा, मैंने जब सिलेबस मैच किया तो स्टैटिक्स का सिलेबस क्या होता है जानते हैं? कॉमर्स BA जानते, BB
बी कॉम होता है, उसका सिलेबस है स्टैटिक्स का। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये क्लास 12 का सिलेबस किस में है? जो बी कॉम में, यानी जो कॉमर्स पढ़ता है वो सब पढ़ता है स्टैटिक्स, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब। तो आप लोग अगर चाहते हैं उसका वीडियो अगर मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैंने कुछ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, 3 वीडियो शायद है, आप लोग जाके देखिएगा। और शॉर्ट्स में आप लोगों को एक 30 सेकंड में बता देते हैं कैसे आप लोगों को बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से कुषाण काल का अत्यंत समृद्ध था। यानी कुषाण जो काल था वो समृद्ध, बहुत समृद्ध था। कुषाण ने सिल्क रूट और नियंत्रित कर भारत को रोम, चीन और मध्य एशिया से जोड़ा। स्वर्ण सिक्कों की प्रचुरता आर्थिक उन्नति का प्रमाण है। यानी स्वर्ण सिक्का बहुत था। प्रचुरता मतलब क्या होता है? अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है बहुत मात्रा में, हम लोग के पास अधिक मात्रा में। धार्मिक क्षेत्र में कुषाण शासकों ने अद्भुत सहिष्णुता दिखाई। यानी धार्मिक क्षेत्र में जो भी, यानी सभी धर्मों के प्रति दया दिखाई। सहिष्णुता मतलब क्या? सभी धर्म के प्रति उदार थे। कनिष्क ने, अगला पॉइंट है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया। जैसा कि आप लोगों को कमेंट में पूछा था, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर में अभी कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन। कुंडल वन में बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। और कब हुआ था आप लोगों को कमेंट करना है। साथ ही शिव, सूर्य, ईरानी देवताओं और यूनानी देवताओं की पूजा प्रचलित थी उस काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कला के क्षेत्र में गांधार और मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ। यानी गांधार और मथुरा कला का यानी शुरुआत हो रहा था। इस प्रकार कुषाण शासन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता का युग माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों को यूनिट 1 में धर्म के बारे में, तो महायान बौद्ध धर्म का उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं वहीं दे दूंगा और वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। इतना लॉन्ग आंसर करेंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग लॉन्ग आंसर कराने बोलेंगे तो कराएंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों को चलेगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों का कमेंट में मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका पीडीएफ यहीं मिलेगा, टेलीग्राम पर आप पा जाएंगे इसका पीडीएफ। जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने लगभग 300 वर्डों में आंसर लिया है। आप देखिएगा, यहाँ से 5 नंबर इतना बड़ा बड़ा आंसर लिया है, ताकि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो आप इजीली लिख सकते हैं। अगर 15 नंबर में आए और भी आसान, यानी आसानी से लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 5 नंबर, यूनिट 2 यहाँ से शुरू हो जाता है 6 नंबर से। और 7 नंबर आप देख सकते हैं, 8 नंबर यहाँ शुरू हो जाता है, 9 नंबर और 10 नंबर यहाँ शुरू हो जाता है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहीं आप लोगों को बहुत नोटिस भी मिलेगा, नोटिस। और आप लोगों का एडमिट कार्ड निकल चुका है। जो इसने भी एडमिट कार्ड नहीं अभी तक डाउनलोड किया, तो मेरे चैनल पर देख लीजिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग एग्ज़ाम चलेगा आपकी तैयारी हम ही कराएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने देंगे। पीडीएफ भी दे देंगे, और पीडीएफ भी देख सकते हैं। आपको इतना अच्छा पीडीएफ फ्री में मिलेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।